कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। मित्रों नमस्कार। आज काशी की धरती पर बाबा काशी विश्वनाथ के स्थान पर महामना मदन मोहन मालवीय जी की चित्र को निहारते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए डॉक्टर सत्या होप टॉक के मुख्यालय पर मैं उपस्थित हूँ और यहाँ बैठकर अपने सभी परिजनों के परिवारों में सुख स्वास्थ्य और संपन्नता की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से करता हूँ। आइए आज का अंक प्रारंभ करते हैं। आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी उपस्थित हो गए हैं। यदि संभव हो तो वो कृपया ये इंगित करने का कष्ट करें अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से कि मेरी आवाज़ आप तक आती है कि नहीं आती, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। क्योंकि आजकल समस्या आवाज़ की नेट के कारण इतनी ज़बरदस्त हो गई है कि कभी प्रतिक्रिया नहीं आती है, कभी आवाज़ नहीं जाती है और नेट बार बार बाधा करता रहता है। कृपया बताने का कष्ट करें। लेकिन चूँकि सूचना नहीं आ रही है, इसलिए मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि इस पटल पर आज के शब्द या आज के वाक्यांश पर चर्चा होती है, तो आज कोई वाक्यांश नहीं है, आज केवल एक शब्द भर है। और शब्द भी इतना महत्वपूर्ण है कि हम प्रतिदिन अपनी दैनिक चर्या में उससे दो चार होते रहते हैं। ठीक है सर। इसके अर्थ कितने कितने निकल करके आते हैं, इससे कितने कितने भाव आते हैं। आज मैं प्रयास करता हूं कि उनके विषय में कुछ बात करूं। थोड़ा यदि हम विचार करके देखते हैं तो जिस समय प्रभु राम समुद्र के किनारे पहुंचते हैं तो वहाँ वो अपने सैनिकों के शिविर लगाते हैं समुद्र के तट पर। वर्णन मिलता है कि बहुत दूर तक तंबू ही तंबू लगे हुए थे, बहुत दूर तक एक शिविर बने हुए थे, सैन्य शिविर बने हुए थे, जहाँ सेना उनकी निवास कर रही थी, विश्राम कर रही थी कि आगे बढ़ने का मार्ग मिले तो आगे बढ़े। तो वो एक भगवान की छावनी बनी हुई थी। छावनी का अर्थ ये है सीधा सीधा कि जहां योद्धा अपना
विश्राम स्थल जो योद्धाओं का होता है कि दिन भर कार्य करने के बाद में, दिन भर लड़ने के बाद में, या दिन भर अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने के बाद में विश्राम पा सकें, शांति का अनुभव कर सकें, उसको छावनी कहा जाता है। और छावनी, एक खास बात यह है कि छावनी किसी साधारण मनुष्य के रहने का स्थान नहीं होता। छावनी में केवल और केवल प्रबुद्ध वर्ग ही रह सकता है, या कहिए जो विशेषज्ञ होते हैं वही रह सकते हैं। आप जानते हैं कि सब जगह कैंटोनमेंट एरिया बने हुए हैं, लेकिन वहाँ प्रवेश किसी साधारण मनुष्य का नहीं हो सकता। वहाँ जो हमारे सैनिक हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, वही उसमें रहते हैं। वहाँ उनकी बैरकें बनी होती हैं, वही छावनी का इलाका कहलाता है। कितनी बड़ी बड़ी छावनियाँ होती हैं। और जब कभी कोई सामान्य जन नागरिक के लिए किसी किस्म की कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, किसी प्रकार का कोई सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है, समरसता में कमी आ जाती है, या कहीं आपसी सौहार्द जब कभी बिगड़ता है, और जो जन सेवा के लिए, लोक सेवा के लिए जो सशस्त्र बल बने हुए हैं, जब वो कहीं अपने कार्य को करने में चूकने लगते हैं या असफल होने लगते हैं, तब इन सैन्य बलों की आवश्यकता पड़ती है। तब ये सैन्य बल अपने कठोर निर्देशन से, अपने कठोर कार्रवाई से उस समाज में एक प्रकार से अनुशासन व्याप्त करते हैं। तो ये इस छावनी का बहुत बड़ा महत्व है। अर्थात स्पष्ट है कि छावनी में विशेषज्ञ ही रह सकते हैं, विशेष प्रबुद्ध, विशेष योग्यता वाले व्यक्ति ही रह सकते हैं। तो छावनी वही है। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि उनके लिए श्रद्धा का भाव रखें, उनको विशेष मान करके चलें, और वो विशेष अपनी आदतों से, अपनी योग्यता के अनुसार स्वयं को सिद्ध करते हैं। तो छावनी में मैंने कहा कि ये उनके रहने का स्थान है, ये उनका एक विश्राम स्थल है, वो छावनी, जहाँ से वो हर गतिविधि पर, हर छोटी बड़ी गतिविधि पर अपनी दृष्टि रखते हैं। कहा जाता है कि जो हमारे डिटेक्टिव लोग होते हैं, जो जासूसी होती हैं, CBI है, CID है, LIU है, इस प्रकार के जो होते हैं, आजकल तो स्थिति ये हो गई है कि वो लोगों के बीच में घुल मिल करके उनकी बातें सुनते हैं। लेकिन एक ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है, एक प्रशिक्षण उनका इस प्रकार का होता है कि यदि उनकी ओर एक उंगली भी उठती है तो उनको पता चल जाता है। उनकी निगाह इतनी तेज होती है, उनकी नज़रें इतनी तेज होती हैं, या उनकी बुद्धि इतनी तेज होती है, वो जान लेते हैं कि कहाँ से क्या कुछ आने वाला है, क्या कुछ हो सकता है। ऐसे लोग छावनी में रहने लायक हैं। आप जानते हैं, एक छावनी डॉक्टर सत्या होपटॉक ने बना रखी है, और जिसका विस्तार कहाँ से कहें, हिंदुस्तान के चारों कोनों से, चारों दिशाओं में फैले हुए हैं। वो छावनी हिंदुस्तान के चारों कोनों को बांधे हुए है। उधर नेपाल भी है, हिंदुस्तानी नहीं, विदेश तक के नेपाल भी है, दक्षिण में तेलंगाना भी है, इधर गुजरात भी है, और इससे अगर और आगे चले जाएं तो USA तक भी है। वहाँ तक छावनी बनी हुई है। हाँ, उत्तर में
हम दिल्ली और हरियाणा से आगे अभी नहीं बढ़ पाए हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब इस छावनी का विस्तार और सब दिशाओं में हो रहा है तो वहाँ भी होगा, निश्चित रूप से होगा। और इस छावनी में विश्राम करने के लिए जो हमारे साथी हैं, अब आप जानिएगा कि यदि ये छावनी है तो इसमें विश्राम करने वाले साथी भी कितने विशेषज्ञ हैं, कितने ज्ञानवान हैं, कितने विद्वान हैं। तो इस छावनी की जो विस्तारित छावनी है हमारी, उससे हम समाज को क्या दे रहे हैं, ये विचार करना हम लोगों का कर्तव्य तो है ही, लेकिन साथ साथ हमारा एक उत्तरदायित्व तो ये भी है कि चूँकि विस्तार पा चुकी है ये छावनी, लिहाजा जहाँ जहाँ समाज में कुछ विद्रूपताएँ हैं, जहाँ जहाँ समाज में कुछ समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ समाज में किसी प्रकार की दिक्कत है, परेशानियां हैं, जहाँ किसी वर्ग के साथ में परेशानी है, उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को हम समाज के सामने लेकर के आएँ और अपनी विशेषज्ञता के अनुसार जो हमें ईश्वर ने दिया है और सौभाग्य दिया है डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे ने, इस पटल को स्थापित करके कि हम उससे अपनी बात को संबोधित कर सकें, हम अपनी बात कह सकें, समाज को बता सकें। तो उस पर हम विचार करें, उस पर हम तीक्ष्ण दृष्टि रखें, क्योंकि ये मान करके चलिएगा कि हम एक तरीके से सीमा के प्रहरी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने में हमारा खूंटा गड़ा हुआ है। तो हम सीमा के प्रहरी हैं, हमें सीमा पर ध्यान रखना है, हर सीमा पर हमें अपनी तीक्ष्ण दृष्टि रखनी है कि कोई भी इसके अंदर अनधिकृत व्यक्ति, अनावश्यक व्यक्ति इसमें प्रवेश न करे, क्योंकि वो कहीं हमारी भावनाओं को, हमारी मंतव्य को दूषित भी कर सकता है। इसलिए हम अपनी छावनी में केवल विश्राम न करें, अपितु उस छावनी में रह करके हम समाज में चारों ओर दृष्टि दौड़ा करके रखें। ये डॉक्टर सत्या होपटॉक की छावनी है। और अब इससे और ऊपर ला करके आगे बढ़ता हूँ, इसको और छोटा करता हूँ। मैं विदेशों की धरती से भारत पर केंद्रित हुआ, अब भारत की धरती से मैं केंद्रित होता हूँ इसके मूल बिंदु पर, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बगल में संत रविदास के जन्मस्थली पर, उससे बिल्कुल सट करके एक नई छावनी बनी है। ये छावनी का एक कहना चाहिएगा कि छोटा रूप है, छावनी का मोमेंटम है। ये सारे मूवमेंट्स यहीं से चलने हैं, यही केंद्र बिंदु है डॉक्टर सत्या होपटॉक की पूरी छावनी का, पूरे पटल का, सारे विशेषज्ञों का। तो छावनी का जो मुख्यालय है वो यहाँ स्थित है काशी में, जिस स्थान पर मैं इस समय उपस्थित हूँ। अब कहेंगे कि ये है कहाँ? बनारस तो बहुत बड़ा है, काशी तो बहुत बड़ी है, हम इसको कहाँ ढूंढेंगे? तो मैं बता दूं, पहले इसका छोटा सा आपको एक दृश्य दिखाता हूँ, आपको इसका पता बताता हूँ। इसका पता क्या है, इसका एड्रेस क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम जितने विशेषज्ञ हैं या जो हमारे साथी हमको देख करके बड़े हो रहे हैं, हमारे बच्चे जो हमसे कुछ सीख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि आखिर
मुख्य कहाँ है, मुख्यता कहाँ है, केंद्र बिंदु कहाँ है, जो पावर है, जो मोटिवेशनल पावर है वो सेंट्रलाइज किस स्थान पर हो रही है, उच्छावनी का केंद्र बिंदु कहाँ है। जैसे मैंने बताया कि भगवान राम के जो सैन्य शिविर थे उनमें एक केंद्र बिंदु था, और वो केंद्र बिंदु वो था, वो सैन्य शिविर था जिसमें कि राम और लक्ष्मण निवास करते थे। तो इस प्रकार से इस पूरी डॉक्टर सत्या होप टॉक की जो छावनी है उसका केंद्र बिंदु है, ध्यान दीजिएगा, चाहे तो नोट कीजिएगा, BHU के पास सीर गोवर्धनपुर में डॉक्टर सत्या होप टॉक का मुख्यालय है, और उसके अंदर क्या क्या है ये भी बता देता हूँ। उस पूरे भवन का नाम काशी काव्य कुटीर है, काशी काव्य कुटीर है, जिसमें सब साहित्यिक जितने भी अपने साथी हैं उनका आना जाना, उनका केंद्र, ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है, और जहाँ से सबको ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। साथ में उस काशी काव्य कुटीर के अंदर ही महामना मानस संतति सभागार बन रहा है, जिसमें अभी काशी मीट बनारस या 16 नवंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसका आयोजन होगा। बल्कि सही मायने में पूछें तो उस सभागार का लोकार्पण होना है उस काशी मीट बनारसिया में 16 नवंबर को, और इस लोकार्पण के जरिए उसके बाद में फिर वो समाज को उपलब्ध होगा अपने कार्यक्रम कराने के लिए, अपने इवेंट्स को मैनेज करने के लिए। लेकिन चूंकि ये पूरी तरीके से साहित्यिक, सामाजिक और आध्यात्मिक सांस्कृतिक विचारधारा का पोषक है ये पटक, तो इसलिए इस सभागार में केवल सामाजिक उत्थान के लिए, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, साहित्यिक उत्थान के लिए या आध्यात्मिक उत्थान के लिए जो कार्यक्रम होंगे वही इसके अंदर आयोजित हो सकेंगे। अर्थात ये कोई ऐसा वेंकट हॉल टाइप का नहीं है जिसमें कि बर्थडे पार्टी हो या मैरिज सेरेमनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से समाज को एक सात्विक विचारधारा देने के लिए जो डॉक्टर सत्या होप टॉक की जो पूरी छावनी है उसका केंद्र बिंदु आनंदम में आ रहा है, काशी काव्य कुटीर में आ रहा है, महामना मानस संतति सभागार में आ रहा है। और हमें गौरव है इस बात का कि हम ईश्वर की कृपा से इस छावनी में उपस्थित हैं, या ये कहिएगा कि हम इस चीज के लिए अधिकृत हैं कि इस छावनी के केंद्र बिंदु में आकर के महामना को सादर प्रणाम करें, महामना से आशीर्वाद प्राप्त करें, और बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हुए, बम बम भोले करते हुए, हर हर महादेव करते हुए माँ गंगा का आचमन करें, माँ गंगा में स्नान करें, भोले बाबा के दर्शन करें, काशी के कोतवाल के दर्शन करें, संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन करें, आध्यात्मिक विचारधारा पूरी तरीके से लेकर के चलें। आज सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, श्रावण का मास है, तो निश्चित रूप से आज के दिन काशी में होना परम सौभाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी बात कि डॉक्टर सत्या होप टॉक के पूरी छावनी के मुख्य ऊर्जा केंद्र पर उपस्थित होकर के मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है, शुभ अवसर मिला है कि मैं आप सबसे मुखातिब हो सकूं। तो मित्रों,
अपनी इस छावनी को, अपनी इस छावनी में प्रयास करें कि जो सक्षम हैं, वैसे भी कहते हैं कि आजकल बेरोजगारी बढ़ी हुई है, बेरोजगारी से लोग बाग त्राही त्राही किए हुए हैं, तो हम इस बेरोजगारी को आर्थिक रूप से नहीं, सामाजिक रूप से, वैचारिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से उस बेरोजगारी को दूर करें। और जहाँ भी हमें ऐसे तत्व दिखाई देते हैं कि वो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, हम लोग, चूँकि हमारी निगाह बहुत तेज है, जो छावनी में निवास करने वाले होते हैं उनकी नज़रें बहुत तेज होती हैं, तो वो अपनी दृष्टि से देखें और देखने के बाद में उनको अपनी छावनी में प्रवेश करने का अधिकार दिलाएं, उनको अपनी छावनी में प्रवेश दिलाएं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज छावनी शब्द पर मैंने अपनी बात रखी। वास्तविकता यह है कि ये शब्द अनायास ही आ गया और इस पर न किसी किस्म का कोई विचार था, न इस पर कोई अध्ययन था। बस ये तो जो शब्द आया और मैं आपके सामने आ गया, तो ये जो विचार प्रवाहित हुई, ये जो विचारधारा बनी, या जो कुछ भी मैंने कहा, वो सब परिणाम है इस डॉक्टर सत्या होप टॉक के मुख्यालय का, अनुज्ञा सत्य नारी शक्ति के मुख्य कार्यालय का, डॉक्टर सत्यप्रकाश मीट का 365 का। हम 365 दिन काम करने वाले हैं, तो 365 दिन काम करें तो हम कुछ ऐसा भी करें जिसमें कि रिक्रूटमेंट, जिसमें कि अंदर का प्रवेश द्वार हम ऐसे तत्वों के लिए खोज करके रखें, उनके लिए खोल करके रखें जो उसमें प्रवेश कर सकें और समाज में जो हम कार्य करना चाह रहे हैं, जो हम एक विचारधारा देना चाह रहे हैं, सामाजिक उत्थान के लिए जो हम कार्य करना चाह रहे हैं, उन सैनिकों की साथ में वो आएं और हमारी छावनी में हमारे साथ निवास करें, हमारे साथ अपनी बात रखें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अभी कुछ समय पश्चात मैं यहाँ से प्रस्थान करूँगा आजमगढ़ के लिए, इसलिए आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर आज का वाचन संभव नहीं हो सकेगा क्योंकि मैं यात्रा में रहूँगा, आजमगढ़ वापस जाना है, वहाँ बच्चे प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस समय वाचन में उपस्थित होने के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, भाई RPS चौहान जी और नेपाल की धरती से बहुत प्यारी बहन संतोष तुलसियान जी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और जो इस वाचन को बाद में सुनेंगे उनको विशेष आभार करता हूं क्योंकि आज का वाचन बहुत ही विशेष है। ये एक ऐसे शब्द पर वाचन है, ऐसे शब्द पर वैचारिक प्रवाह है जो कि अप्रत्याशित, कम से कम मेरी ओर से इसको अप्रत्याशित मान करके चलेगा। ये बिल्कुल एकदम अप्रत्याशित था। तो चलिए कल फिर किसी नए शब्द के साथ में, नए वाक्यांश के साथ में आप सबके साथ में जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय महामना।